हेलो एवरीवन, आप सभी का नमस्कार। मैं रंजीत कुमार ज्ञानवान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं और ये मेरा चौथा लेक्चर है। पहला लेक्चर में आपको सिलेबस बताया गया, फर्स्ट लेक्चर में आपको सिलेबस बताया गया कि एसबीटी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है। सेकंड लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में चर्चा किए हैं और थर्ड लेक्चर में उसी का क्लासिफिकेशन और बॉडी के बारे में आगे लेकर के बढ़े। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर को नहीं देखे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे के वीडियो को देख करके ही आगे का वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यू कीजिए, तब आपका कनेक्टिविटी बनेगा और समझ में आएगा बातें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आगे की बातें। ये हमारा इंस्टाग्राम पे ज्ञानवान.com से चैनल बना हुआ है आपका, और आपका यूट्यूब पे बना हुआ है ज्ञानवान टेक्निकल क्लासेस के नाम से। फेसबुक पर है आपका फेसबुक आईडी ज्ञानवान.com एंड हम लोग का ये आपका वेबसाइट है ज्ञानवानटेक.in। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग का सारा वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, एक परफेक्ट वे में हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक वेल डिजाइन टीम लेकर आए हैं, जिसमें सारे के सारे फैकल्टी एक्सपर्ट हैं। आप एक बार ट्राई करके डेमो क्लासेस देख करके और ट्राई कीजिए इस प्लेटफॉर्म को, आप लोग को खुद समझ में आएगा डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग बात कर लिए थे उसका डिफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, और ये भी बात किए थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरह के बॉडी के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, उसमें हम डिस्कस किए थे कि हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है वो आपका रिजिड बॉडी के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को बहुत अच्छे से बताया गया है कि ऐसा बॉडी जिस पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट मतलब मुड़ने वाला जिसको आप लोग 11th 12th में टॉर्क के नाम से पढ़ते हैं, टॉर्क। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट लगने के वजह से वो अंदर के मॉलिक्यूल उसके डिस्टर्ब ना हो, अंदर के मॉलिक्यूल उसके जगह ना चेंज करे, तो इस तरह के बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। मतलब हार्ड होना चाहिए वो, ऐसा हार्ड कि उसके मॉलिक्यूल जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए। हालांकि ऐसा बॉडी होता नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए डिफिनेशन में इसी तरह का बॉडी दिया गया है। रियल जिंदगी में ऐसा बॉडी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग ज्यादा हार्ड डिफॉर्मेबल बॉडी को ही रिजिड एज्यूम करते हैं पढ़ने के लिए, आइडियल रिजिड बॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल लेकिन हम लोग को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी रहेगा वो रहेगा तो डिफॉर्मेबल ही, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चलेंगे रिजिड। और जब रिजिड एज्यूम करेंगे तो उसके कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप बाहर से कितना भी बड़ा फोर्स लगा लीजिए, कितना भी बड़ा मोमेंट लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको अंदर में। ठीक है ना, हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने का क्या उद्देश्य है हम लोग को। ठीक है ना, हम लोग अपने डिप्लोमा के सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाई वी स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्यों हम लोग पढ़ें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड जो लिखने के लिए कहीं पूछ देता है कि आप लोग क्यों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो कुछ पॉइंट है, दो चार हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देयर आर सम रीजंस फॉर विच स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कुछ रीजंस है आपके। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने का कुछ रीजन है, जिसमें पहला डिस्कशन कर रहे हैं हम। पहला बोलता है दिस इज ए बेसिक सब्जेक्ट। ये बेसिक सब्जेक्ट है। हाँ, ये सच में बेसिक सब्जेक्ट है, खास करके मैकेनिकल एंड सिविल के लिए तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियर अपना कोई भी पेपर उठा के देख ले कोर ब्रांच का आगे का, ठीक है ना, कोई भी अगर आगे का जो पेपर आपके आने वाले हैं, विदाउट मैकेनिक्स का कुछ नहीं होने वाला है। मैकेनिक्स मतलब होता क्या है? बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स का स्टडी। और आप जानते हैं कि सिविल के द्वारा जो काम किया जाता है, क्या किया जाता है काम? घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स तैयार किए जाते हैं, बड़े बड़े रोड बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर पर फोर्स ही तो लगते हैं। उसको तोड़ते कौन है? उसको गिराते कौन है? अगर कोई बिल्डिंग अचानक से गिर जाता है तो उसका कारण कौन है? उस पर लगने वाला एक्स्ट्रा फोर्स।
अगर कोई ब्रिज धंस जाता है, बैठ जाता है गाड़ी पार होने से, तो उसका कारण क्या है? गाड़ी के द्वारा लगने वाला ब्रिज पर फोर्स। रोड कोई खराब हो जाता है तो उसका कारण क्या है? गाड़ी के वजन के कारण रोड धंस जा रहा है, टूट जा रहा है, तो कारण क्या है? फोर्स, ठीक है ना। और फोर्स कहां लग रहा है? स्ट्रक्चर पर, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और हमारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो उसको ठीक करना है तो आपको फोर्स से रिलेटेड सारे नॉलेज होने चाहिए। तो सिविल इंजीनियर के सारे पेपर में लगभग आपको मैकेनिक्स का यूज होगा। मैकेनिकल इंजीनियर क्या बनाता है? मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, मशीन्स बनाते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर के जितने भी कंपोनेंट, जितने भी डिजाइनिंग पार्ट्स हैं, सारे के सारे डिजाइनिंग पार्ट्स लगभग फोर्स के बेसिस पर डिजाइन होता है। जैसे मशीन वगैरह में फोर्स लगता है, ठीक है ना। आपका बहुत सारा ऐसा मशीन अभी आ गया है, मैकेनिकल लोग बनाते हैं, जैसे देखते हैं एक से एक क्रेन वगैरह है, लिफ्टिंग मशीन है, जेसीबी है, ऐसा मशीन गाड़ी वगैरह जो बन रहा है, इस सब में फोर्स ही तो लगते हैं, ठीक है ना। ढेर सारे जेसीबी देख रहे हैं, बुलडोजर बाबा चला रहे हैं, बुलडोजर एक बार में बड़ा बिल्डिंग तोड़वा दे रहे हैं। तो इतना बड़ा लोड लगा रहा है वो मशीन, और मशीन झेल ले रहा है, इतना उसके पास ताकत है। ताकत मतलब फोर्स है, उसको लगाने का क्षमता है। तो ये सब का डिजाइनिंग कैसे हो रहा है? मैकेनिकल इंजीनियर कैसे कर रहा है? तो मैकेनिक्स के मदद से कर रहा है। मैकेनिक्स बेसिक का खारा है उसका। मैकेनिक्स क्या है? उसका बेसिक का खारा है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉइंट वाला है कि बेसिक सब्जेक्ट फॉर फर्दर यूज फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर, खास करके इन दोनों का काम जो है ज़्यादातर फोर्स बेसिस डिजाइनिंग पर चलता है। जैसे मैकेनिकल का हम बताएं, सिविल का कुछ बताएं, ब्रिज वगैरह है सब, ठीक है ना। इसको में जो मैकेनिक्स यूज करके हम लोग सब्जेक्ट हायर लेवल पर पढ़ने वाले हैं, अपर के सेमेस्टर में उसमें पढ़ने वाले हैं। बात किए थे पहले भी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए पढ़ा जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ेंगे कि कोई बॉडी दबा रहे हैं, रिजिड बॉडी है और उसको दबा रहे हैं, ठीक है ना। रिजिड बॉडी है और उसको दबा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी, सॉरी रिजिड बॉडी तो आपका मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता हो, तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी है और इसको हम लोग मोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्रेक करेगा, एक समय ऐसा आएगा क्या होगा? ये टूटेगा। तो कितना फोर्स लगाने के बाद ये टूट रहा है? कितना फोर्स लगाने के बाद? जितना फोर्स लगाने के बाद टूट रहा है, इसका मतलब है कि उतना तक फोर्स ही झेल रहा है, उतना तक फोर्स इसको सहने का क्षमता है। तो टूटने के पहले जितना फोर्स इसको पास, जितना फोर्स सहने का क्षमता है, ये क्षमता कहलाता है उस मटेरियल का स्ट्रेंथ, जिससे ही बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है कहलाता है मटेरियल का स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ने के लिए सिविल और मैकेनिकल दोनों को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। लोहा का कितना स्ट्रेंथ होता है, लकड़ी का कितना स्ट्रेंथ होता है, कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ होता है, इस सब के अपना अपना स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग सीखते हैं, निकालने के लिए सीखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक है आपका MOM, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ही सोम को ही मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक आपका TOM, थियोरी ऑफ मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। थियोरी ऑफ मशीन, जिससे मशीन के बारे में सारे थियोरी उसके अंदर स्टडी करते हैं, और मशीन के जितने भी थियोरी है सब के सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर बेस्ड है। सब में फोर्स आते हैं, सब में फोर्स का एनालिसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिकल को भी कुछ हद तक यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी कुछ हद तक जहाँ पर फोर्स वगैरह की जरूरत होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक नॉलेज मैकेनिक्स में चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट जो इंजीनियर के लिए आते हैं आगे, कोर ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सब खास करके उसके लिए मैकेनिक्स बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको जानकारी होना चाहिए पहले, ठीक है ना। दूसरा बात कर चुके हैं हम लोग कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइनिंग के लिए स्ट्रक्चर मशीन डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब है बिल्डिंग वगैरह बनाना, स्ट्रक्चर खड़ा करना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में आपका कंक्रीट के बिल्डिंग खड़े होते हैं, स्टील के ही फ्रेम वगैरह खड़ा होता है, जैसे टावर वगैरह हो गया, ये सब खड़ा होता है। तो ये सब कितना लोड, जैसे टावर खड़ा कर रहे हैं और कितना हवा चल रहा है, कितना लोड झेलने वाला, उसको हमें मटेरियल मेंबर डालना है, इस सब का ताकत कैसे निकालिएगा जब तक फोर्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ा जाता है बेसिक सब्जेक्ट के रूप में। तो
अगर आप इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन ले चुके हैं डिप्लोमा में, तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिकल अब सिविल है, मैकेनिकल है, तो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला है आपका, दिस सब्जेक्ट आल्सो यूज इन डिजाइनिंग एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, यही बात है, डिजाइनिंग एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालिसिस का मतलब पहले समझते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो कौन सा कॉलम पे कितना लोड आ रहा है, थर्ड फ्लोर पर जो कॉलम है उसमें कितना लोड है, फर्स्ट फ्लोर पर जो कॉलम है उसमें कितना लोड है, फर्स्ट फ्लोर पर जो बीम सब दे रहे हैं उसमें कितना ऊपर से लोड आ रहा है, ये सब निकाल लेना बिल्डिंग बनने के पहले ही, ये सब बिल्डिंग बनने के पहले ही निकाल लेना कहलाता है स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना। तो स्ट्रक्चर के एनालिसिस करने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगा। जब एनालिसिस हो जाएगा तो डिजाइनिंग करने के लिए फिर बनाते हैं हम लोग कि कौन सा फर्स्ट फ्लोर पर एक बीम है, उस पर मान लीजिए लोड पता चलेगा कितना लोड आने वाला है, इतना ही बेंड करने वाला है इसको, तो उसका क्रॉस सेक्शन का साइज, उस बीम के क्रॉस सेक्शन का साइज क्या होना चाहिए, ये साइज डिसाइड करना कहलाता है डिजाइनिंग। साइज डिसाइड करना क्या कहलाता है, डिजाइनिंग। तो एनालिसिस और डिजाइनिंग दोनों काम है आपका सिविल इंजीनियर का, और मशीन भी बनाने के लिए मैकेनिकल वाले भी यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो एनालिसिस और डिजाइनिंग करने के लिए आपका स्ट्रक्चर का बेसिक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये पहले आना चाहिए अखाड़ा की तरह। तीसरा पॉइंट, दिस सब्जेक्ट गिव्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक मैकेनिक्स ऑफ बॉडी। ये तो पढ़ेंगे ही इसमें, तो ये सब्जेक्ट आइडिया देता है किसी बॉडी का स्टैटिक एंड डायनेमिक मैकेनिक्स के बारे में, यानी स्टैटिक कंडीशन में और डायनेमिक कंडीशन में जब बॉडी है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कौन डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कितना उसका मोशन हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, किस वेलोसिटी से हो रहा है। इसी सब्जेक्ट से हमको निकालने के लिए सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है इसमें, इट गिव्स द एबिलिटी टू एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फोर्स, लोड एक्सेट्रा ऑन द बॉडी। इस सब्जेक्ट पर की जानकारी हो जाने के बाद आपको किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स को निकालने आ जाएगा, उसके ऊपर आने वाला लोड को निकालने आ जाएगा। फोर्स एंड लोड इस सब को हैंडल करने आ गया तो आप सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के जितने भी काम हैं वो सब करने के लिए, वो सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है ना, जो कि आपको आगे के सेमेस्टर में आने लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका इतना इंपॉर्टेंस हम समझा दिया आपको कि क्यों हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ें। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड में आप धीरे आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, ठीक है ना। अगला हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना। बॉडी क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी। पहले भी बॉडी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, पहले ही बॉडी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेनली बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको क्लासिफाई किया गया है, जो बताए थे सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग बेसिस पर करने वाले हैं, अलग अलग बेसिस पर, ठीक है ना। पहले हम देखें कि बॉडी होता क्या है। एनीथिंग दैट हैज सर्टेन मास एंड वॉल्यूम एंड इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है ना। कोई भी चीज जिसके पास मास है, कोई भी चीज जिसके पास मास है एंड वो वॉल्यूम को कंटेन करता, कुछ वॉल्यूम कवर करता है और वो मटेरियल से बना हुआ है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बॉडी अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, बॉडी को अलग अलग बेसिस पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बॉडी को, ठीक है। जैसे बेसिस का मतलब होता है कि किस आधार पर बंटवारा कर रहे हैं आप। बंटवारा करने का बहुत सारा आधार होता है। एक समाज में मान लीजिए कि बिहार है और बिहार के सभी जनसंख्या जितना भी है सबको अगर क्लासिफिकेशन करना है तो बहुत सारे बेसिक पर किया जा सकता है। जैसे कि अगर धार्मिक के बेसिस पर करें तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अगर कास्ट के बेसिस पर करें तो अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या है, इसके बेसिस पर बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, किस तरह के मैटर से बना हुआ है बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर के बेसिस पर बॉडी को डिवाइड किया गया आपका सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी। सॉलिड बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी। सॉलिड बॉडी में अभी चर्चा कर चुके हैं। सॉलिड बॉडी को फिर से क्लासिफाई किया गया है रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। सॉलिड बॉडी दो तरह के क्लासिफाई किए गए हैं हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले रिजिड बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, आगे ही बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये मैकेनिक्स है ही रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा फिर से चर्चा कर ले। फ्लूइड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, जिसमें हम बात किए थे कि लिक्विड क्या होते हैं, जो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं,
जैसे कि वाटर को आप कितना भी कंप्रेस कर दीजिए वो कंप्रेस नहीं होता, दबता नहीं है। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन वगैरह इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि वाटर दबता नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। आप उसमें 5 लीटर के बोतल में पानी भर लिए पूरा का पूरा और भर के उसका अच्छा से पैक कर दिया, उस पर दबाइए, अगर उसका बाहरी का मटेरियल अगर क्रैक नहीं करता है तो वो दबेगा नहीं बाहर से। आप करके देख लीजिएगा ट्राई करके। लेकिन गैस लिक्विड का ऐसा पार्ट है, गैस लिक्विड का ही पार्ट है, लेकिन ये ऐसा पार्ट है जिसमें एक कॉम्प्रेसिबल है, जिसमें क्या है, एक कॉम्प्रेसिबल है। अगर आप 1 लीटर गैस 5 लीटर वाला सिलेंडर में भर देते हैं तो भी वो पूरा जगह को कवर कर लेगा। 5 लीटर वाला सिलेंडर 5 लीटर भरिएगा तो भी समझ जाएगा उसमें। और अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो और दबाना चाहते हैं तो गैस दब करके छोटा कंटेनर में चला जाता है, ठीक है ना। गैस कंप्रेसिबल होते हैं और गैस एक्सपेंड भी करते हैं। आप अगर 1 लीटर गैस को 10 लीटर वाला सिलेंडर में डाल दीजिएगा तो पूरा 10 लीटर में फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, वो कंटेनर के वॉल्यूम को गेन करता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ये सब हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए आगे के बाद अलग अलग बेसिस पर किया जा रहा है, ठीक है ना, डायमेंशन के बेसिस पर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायमेंशन के बेसिस पर बॉडी को बांटा गया है, पहला 1 डायमेंशनल बॉडी। क्या बांटा गया? 1 डायमेंशनल बॉडी। 1 डायमेंशनल बॉडी का मतलब समझिएगा, मान लीजिए पेन है और इस पेन का मेजरमेंट वगैरह चल रहा है, इस पेन को हम यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग। इसी रड वगैरह देखते हैं ना, कंक्रीट में रड वगैरह लगता है, तो कंक्रीट का मेन जो डायमेंशन होता है वो उसका लेंथ होता है, उसके लेंथ कॉन्सिडरेबल होते हैं, कॉन्सिडरेबल डायमेंशन समझिएगा। वो इस पेन है तो इसके पास इधर के तरफ मेजर करें तो लेंथ है, इधर के तरफ मेजर करें तो इसका डायमीटर है, ठीक है ना। इधर की तरफ भी मेजर करें तो डायमीटर, इधर की तरफ मेजर करें तो डायमीटर है, इधर की तरफ मेजर करें तो डायमीटर, इधर की तरफ मेजर करें तो लेंथ है। तो डायमेंशन मतलब होता है कि बॉडी को 1 डायमेंशन में मेजर किया जा रहा है कि 2 डायमेंशन में मेजर किया जा रहा है कि 3 डायमेंशन में मेजर किया जा रहा है। अगर कोई बॉडी है जिसका एक ही डायरेक्शन में मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये पेन है तो इसका लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसका अदर डायमीटर, जिसे डायमीटर है उसको इग्नोर कर दिया जाए। देखिए, कोई भी बॉडी 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन होगा, डिपेंड करता है हम लोग को मानने के ऊपर। अगर इस पेन के लेंथ के सामने, इस पेन के लेंथ के कंपैरिजन में इसके डायमीटर को हम लोग इग्नोर कर दें तो ये बॉडी कहला जाएगा 1 डायमेंशन, क्योंकि इसका एक ही डायरेक्शन का लेंथ इंपॉर्टेंट है, एक ही डायरेक्शन का लेंथ कैलकुलेशन इस समय यूज हो रहा है। बाकी दूसरा डायरेक्शन में इसका डायमीटर है, लेकिन डायमीटर को हम लोग एज्यूम किए हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे। जैसे अगर देखते हैं धरती का रेडियस बहुत बड़ा होता है, धरती का रेडियस क्या बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर में आपका होता है, ठीक है ना, कई 100 किलोमीटर में होता है। और उसके सामने 1 फ्लोर वाला बिल्डिंग का हाइट ही क्या है, जैसे हम लोग 5 फीट 6 फीट का है तो हम लोग का हाइट ही क्या है। अब धरती के रेडियस में 5 फीट जोड़ ही देंगे तो बदल जाएगा वो। धरती के रेडियस में 5 फीट ऐड कर देने से धरती के रेडियस को क्या फर्क पड़ जाएगा डेटा पर? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अपना हाइट को अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग अपने हाइट को अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर इस पेन के मेजरमेंट कर रहे हैं और इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर इसके डायमीटर को इग्नोर कर दिया जाए तो हम लोग इसको मानते हैं कि ये 1 डायमेंशन का बॉडी है, ठीक है ना। 1 डायमेंशन बॉडी होगा कि 2 डायमेंशन बॉडी होगा, ये डिपेंड करता है मानने के ऊपर कि उसका एक ही दिशा के तरफ का मेजरमेंट को इंपॉर्टेंस वैल्यू दे रहे हैं कि 2 डायरेक्शन के तरफ का कि 3 डायरेक्शन के तरफ का। जैसे कि कभी कभी आपका होता है प्लेट वगैरह देखें, ठीक है ना, थोड़ा सा लगेगा, प्लेट वगैरह देखें, ऐसे से बोर्ड है ना, ये बोर्ड है तो हम लोग इसका ये बोर्ड का पैनल जब खरीदते हैं तो इसको देखते हैं कि इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर का है, इसका चौड़ाई कितना सेंटीमीटर का है। कम से कम 2 डायमेंशन पर फोकस कर रहे हैं खरीदते टाइम। कम से कम हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? कम से कम इसका लंबाई को और इसका चौड़ाई को। 2 डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, 3rd डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसका मोटाई को। इसका मोटाई को ज्यादा अगर ऐसा नहीं है, जो इंपॉर्टेंस देना चाहता है वो दे सकता है, तो उसके लिए बॉडी 3 डायमेंशनल कहलाएगा। लेकिन अगर डिजाइनिंग करते टाइम इसके लेंथ और इसके विड्थ के रिस्पेक्ट में इसके थिकनेस को इग्नोर कर दिया जाए, इसको बनाते टाइम इसके थिकनेस को इग्नोर कर दिया जाए तो ये बॉडी कहलाता है 2 डायमेंशनल बॉडी। क्यों?
क्योंकि इसके दो ही डायरेक्शन के डायमेंशन को कंसीडर किया जा रहा है, तीसरा डायरेक्शन के डायमेंशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो ये कोई बॉडी 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन होगा कि 3 डायमेंशन होगा, ये डिपेंड करता है कि डिजाइन करते टाइम, उसको बनाते टाइम या उसको पढ़ते टाइम हम लोग किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं। अगर इस बोतल के केवल लेंथ को वैल्यू दे रहे हैं, लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसका डायमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायमीटर जैसा ही आप इग्नोर किए, केवल एक ही इसका डायमेंशन बचा है, इसीलिए 1 डायमेंशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई डायमीटर को भी इंपॉर्टेंस देता है बनाते टाइम, लेंथ को भी देता है, डायमीटर को भी देता है, तो ये आपका कहा जाएगा 2 डायमेंशन। अगर एक तरफ के डायमीटर को देगा तो दूसरे तरफ के डायमीटर को भी देगा तो 3 डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये बात हुआ कि कोई बॉडी 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है, ये डिपेंड करता है कि आप उसके कितने डायमेंशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कैलकुलेशन में। ठीक है। तो 1 डायमेंशन बॉडी कौन होगा? अगर किसी बॉडी का केवल लेंथ इंपॉर्टेंट है, केवल लेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेंथ का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एक ही डायरेक्शन के लेंथ को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, तो बॉडी 1 डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है। 2 डायमेंशन बॉडी, जैसे कि 1 डायमेंशन बॉडी में जैसे कि आपका रड वगैरह हो गया, स्टील का रड वगैरह देखें, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग करते टाइम होता है उसका लेंथ। ठीक है ना। 2 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी में जैसे कि प्लेट हो गया, खाने वाला प्लेट होता है, ये बोर्ड हो गया, खाने वाला प्लेट होता है, और बहुत सारा ऐसा चीज जिसका एरिया इंपॉर्टेंट है। एरिया मतलब 2 डायमेंशन से मिलकर एरिया बनता है, इधर के तरफ एक डायमेंशन x और इधर के तरफ दूसरा डायमेंशन y। अगर 2 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, उसका थिकनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि अपना आप पढ़ते हैं कॉपी, उसका पेज का लेंथ इंपॉर्टेंट है, आपका विड्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका थिकनेस का इंपॉर्टेंस डिजाइनिंग करते टाइम उतना नहीं दिया जाता। अगर कोई देता है तो 3D है, हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई देता है उसका थिकनेस का इंपॉर्टेंस भी तो वो 3D है, लेकिन अगर डिजाइनिंग में तीसरा डायमेंशन का इंपॉर्टेंस नहीं देता, इग्नोर कर देता है, तो फिर वो 2D है। ठीक है ना। तो हम लोग प्लेट वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं, चादर वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं, सीट वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं, टाइल्स वगैरह का डिजाइनिंग करते हैं, तो ये सब में हम लोग एरिया का इंपॉर्टेंट देते हैं। जैसे ही एरिया का इंपॉर्टेंट देते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस दे देते हैं 2 डायरेक्शन को, एक्स को और वाई को, उसके मोटाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस समय ये बॉडी 2 डायमेंशन बॉडी कहलाता है। ठीक है ना। 3 डायमेंशन बॉडी, 3 डायमेंशन बॉडी जैसे कि आपका हो गया क्यूब, जैसे आ गया क्यूब, 3 डायमेंशन बॉडी, एक क्यूब है, 3 डायमेंशन बॉडी। ठीक है ना। जैसे गेंद वगैरह हो गया, फुटबॉल का गेंद देखे हैं, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। जैसे घर हो गया आपका, घर का बीम वगैरह, कॉलम वगैरह 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। अगर हम लोग इसके तीनों डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस देते हैं, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन और z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के लेंथ को, तीनों डायरेक्शन साइड के लेंथ को, मेजरमेंट को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तीनों एक दूसरे के कॉम्प्रेजिबल है, माने कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग इस तरह के बॉडी को मानते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है। तो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी कौन कौन होते हैं। 1 डायमेंशनल बॉडी दिखने में आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग कहते हैं कि अगर रड है तो रड को केवल लेंथ का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कैलकुलेशन करते टाइम, तो 1 डायमेंशनल बॉडी है। एक क्वेश्चन बोलेगा आपसे 1 डायमेंशनल बॉडी है, तो 1 डायमेंशन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। 2 डायमेंशन में आपका प्लेट वगैरह हो गया, अगर 2 डायरेक्शन के लेंथ को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो 2 डायमेंशनल बॉडी माना जाता है। प्लेट हो गया आपका, पेज हो गया, पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, 2 डायमेंशनल बॉडी है, प्लेन है, सरफेस सतह है, ये सब क्या है 2 डायमेंशनल बॉडी है। 3 डायमेंशनल बॉडी में हम बोले आपका क्या होता है, आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सब 3 डायमेंशनल बॉडी है। इसके तीनों डायरेक्शन के डायमेंशन को वैल्यू देना पड़ता है। एक गेंद का मेजरमेंट करना है तो उसके कोई एक डायरेक्शन के डायमीटर को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरा डायरेक्शन का डायमीटर उससे कम नहीं है, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और तीसरा डायरेक्शन का डायमीटर भी उसका कम नहीं है, इसलिए तीनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी को माना जाएगा 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है ना। चलिए, ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है आपका। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके आगे पढ़ते हैं। सॉलिड बॉडी, अब थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, लिखने के लिए सेमेस्टर में कैसे लिखेंगे। सॉलिड बॉडी का बेसिक डिफिनेशन है ए बॉडी विच हैव फिक्स्ड, ए बॉडी विच हैव फिक्स्ड स्पेस, बॉडी विच हैव फिक्स्ड स्पेस। ठीक है ना। 1 मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी, फिर से पीछे आ गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी विच हैव फिक्स्ड
स्पेस, सॉरी फिक्स शेप, ठीक है ना, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड बॉडी। जिस बॉडी का शेप फिक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक फुटबॉल है, ठीक है ना, एक फुटबॉल है, ठीक है ना, लेकिन ये फुटबॉल आपका इस तरह का फुटबॉल नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम करें, मान लीजिए कि ये स्टील का बनाया गया, लोहा का बनाया गया है, ठीक है ना, किसका बनाया गया है, लोहा का एक स्फीयर बनाया गया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम क्या है आपका, फिक्स है, शेप भी फिक्स है, नहीं बदलता है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड बॉडी। इस तरह के बॉडी को क्या बोलते हैं, सॉलिड बॉडी, ठीक है। दूसरा है आपका लिक्विड। लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप इसका अपना फिक्स नहीं होता है। जैसे कि एक ग्लास है, ये आपका क्या है, ग्लास है, इसमें आप पानी को भर दिए, तो ग्लास जो इसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो होता है आपका लिक्विड बॉडी। तो ये आपका एक गिलास पानी है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, एक गिलास में मान लीजिए 1 लीटर हट गया, तो 1 ही लीटर पानी रहेगा आपका एक गिलास में, ठीक है ना। और ये अभी गिलास के रूप में है, इसी 1 लीटर पानी को एक कटोरा में ले जाकर रख दीजिएगा, तो पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन अब वो कैसा बन जाएगा, पानी कटोरा का शेप ले लेगा। किसका शेप ले लेगा आपका, कटोरा का शेप ले लेगा आपका, ठीक है ना। तो अभी गिलास का शेप में था, अभी कटोरा का शेप में आ गया, लेकिन 1 लीटर यहाँ है तो 1 लीटर यहाँ भी रहेगा, 1 लीटर यहाँ है तो 1 लीटर यहाँ भी रहेगा, अपना वॉल्यूम को बदलेगा नहीं। तो ऐसा बॉडी जिसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं है, ऐसा बॉडी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड बॉडी। द बॉडी विच है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड लिक्विड बॉडी, इज कॉल्ड लिक्विड बॉडी, ठीक है ना। सॉलिड बॉडी में जैसे पेन है, तो इसका शेप भी फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, बदलेगा नहीं। लेकिन लिक्विड बॉडी में आपका ग्लास में रख दिए तो ग्लास का शेप ले लिया, कटोरा में रख दिए तो कटोरा का शेप ले लिया, लेकिन 1 लीटर है तो 1 लीटर यहाँ भी है, 1 लीटर यहाँ भी रहेगा, यहाँ 2 लीटर नहीं बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका गैसियस बॉडी। तीसरा है आपका गैसियस बॉडी। गैसियस बॉडी जो होते हैं, इसके ना शेप फिक्स होते हैं ना वॉल्यूम फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर आप इसको 5 लीटर के सिलेंडर में रख दिए, ठीक है ना, 5 लीटर के सिलेंडर में रख दिए, 1 केजी, सुनिए, 1 लीटर गैस को 5 लीटर के सिलेंडर में रख देगा तो 5 लीटर में फैल जाएगा। कितना लीटर में फैल जाएगा, 5 लीटर में। इसी 1 लीटर गैस को छोटा सा बोतल में पैक कर दिए, छोटा सा बोतल में पैक कर दिए, जो कि 1 लीटर का है, 1 लीटर का है, ठीक है ना, 1 लीटर का है, छोटा सा बोतल में पैक कर दिए, तो 1 ही लीटर गैस को 5 लीटर वाला टैंकी में भर दिए तो 5 लीटर में फैल गया था। 1 लीटर वाला भर दिए तो 1 लीटर में फैल जाएगा आपका जाकर के, ठीक है ना। तो इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसका शेप फिक्स होता है। अभी आपका 5 लीटर का गैस का टंकी में रखिएगा तो टंकी जैसा शेप ले लेगा वो, बोतल में रखिएगा तो बोतल जैसा शेप ले लेगा वो, 5 लीटर में रखिएगा तो 5 लीटर वॉल्यूम बना लेगा। 1 लीटर गैस को इस रूम में छोड़िएगा तो पूरा रूम में फैल जाएगा वो, ठीक है ना। तो उसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। ऐसा बॉडी को हम लोग बोलते हैं गैसियस बॉडी, ठीक है ना। ये बेसिक एग्जांपल थे, बेसिक डिफिनेशन थे इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैसियस बॉडी का और अगर इस बॉडी को और अगर रीजन से देखा जाए थोड़ा सा, तो हम बता दें आपको कि ये सब ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल के लिए डायग्राम रखे हैं, जो इंटरनल मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाना है इसको में कि क्यों ऐसा होता है। सॉलिड बॉडी ऐसा होता है, जैसे फिक्स शेप है, इसका फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड बॉडी ये रखा हुआ है आपका, ठीक है ना, ये गैसियस बॉडी। हम मॉलिक्यूल के इसके मॉलिक्यूल के बनावट के बेसिस पर यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के बनावट के बेसिस पर ये किस तरह से बनते हैं। देखिए ये आपका सॉलिड बॉडी जो है, ठीक है ना, सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास होते हैं। इनके पास जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरलॉकिंग है, अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रांग होता है। मॉलिक्यूल पास होता है, उनका अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को छोड़ करके भाग नहीं सकता है, ऐसा ये लोग जकड़े हुए रहते हैं सॉलिड बॉडी के अंदर में। इसीलिए इसका शेप भी फिक्स हो जाता है, इसीलिए इसका शेप भी क्या हो जाता है आपका, फिक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा लिक्विड बॉडी का बनावट। लिक्विड बॉडी में जैसे पानी हो गया तो इसके मॉलिक्यूल हल्का दूर रहते हैं, इससे हल्का दूर रहते हैं, सॉलिड से हल्का दूर रहते हैं। ये लोग भी कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल के बीच का स्पेसिंग सॉलिड वाला से ज्यादा दूर होता है। ये थोड़ा सा शियर में डिफॉर्म हो सकते हैं मॉलिक्यूल आगे पीछे, ठीक है ना। इसी वजह से लिक्विड बॉडी
का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, इतना भी दूर नहीं जा सकते मॉलिक्यूल छोड़ करके, लिक्विड के कनेक्टेड रहते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को फोर्स से अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस चार्ज अंदर में रहता है, जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, तो प्लस माइनस चार्ज रहता है, इसकी वजह से ये लोग अट्रैक्ट रहते हैं। लिक्विड बॉडी के मॉलिक्यूल बॉडी को छोड़ करके तो नहीं भाग सकता, लेकिन एडजस्ट हो सकता है, जैसा शेप में उसको ढालिएगा वैसा शेप में ढल जाता है, इतना फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कि आप जैसे पानी के ऊपर में ऐसे हाथ को टच करिएगा, दबाने का कोशिश करिएगा तो पानी नहीं दबेगा, लेकिन साइड से धकेलने का कोशिश करिएगा तो पानी धकेल जा, शियर में पैरेलल फोर्स लगाइएगा तो पानी आपको जाने देगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं रहता सॉलिड जैसा कि वो आपको रोक ले, और इतना वीक भी नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को छोड़ करके भाग जाए, ठीक है ना। वीक होता है सबसे ज्यादा गैस का, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, और एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से कोई कनेक्शन नहीं रखता है किसी प्रकार का। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को छोड़ करके जहां मन तहां जैसे मन तैसे भागते रहता है। इसीलिए गैस को अगर पूरा रूम के अंदर में छोड़ दीजिएगा तो पूरा रूम में फैल जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में इंटरनल कनेक्शन है ही नहीं, इंटरनल कनेक्शन नहीं रहता है। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को पकड़ करके नहीं रखा रहता है, जहां मन तहां भागते रहता है सब। गैस का बनावट अंदर से ऐसा होता है, इसीलिए 1 लीटर गैस को 5 लीटर वाला सिलेंडर में डालिए तो 5 लीटर में फैल जाता है, रूम में छोड़ दीजिए तो पूरा रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं फोर्स वाइज, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंटरनल मैकेनिज्म था। ऐसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं तो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो वहां सब आपको सिखाया जाएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कैसे बने रहते हैं, उसके अंदर की बातें सारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देख लिए सॉलिड बॉडी, लिक्विड बॉडी एंड गैसियस बॉडी। आगे आपका पढ़ना है सॉलिड बॉडी में रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी एंड आपका इलास्टिक बॉडी को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉलिड बॉडी का रिजिड बॉडी पार्ट को, डिफॉर्मेबल बॉडी पार्ट को और इलास्टिक बॉडी पार्ट को बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग लगातार कंटिन्यू शुरू से वीडियो को देखते रहिए, सब समझ में आएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पूरे टीम के साथ जुड़े रहिए विश्वास के साथ। आगे के लेक्चर में मिलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी के साथ। चलिए थैंक यू।